प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय के एमए फाइनल के सिलेबस के पेपर एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी या कृषि भूगोल का जो एक टॉपिक पिछले वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे थे, कृषि प्रदेश और प्रादेशिकरण, कृषि प्रदेशों का प्रादेशिकरण किस प्रकार से करते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे थे मुख्य रूप से। और इसके अंतर्गत हमने बात की थी कि कृषि भूगोल किसे कहते, कृषि प्रदेश किसे कहते हैं हम, और इनका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। हमने जो है कृषि के प्रदेश और कृषि प्रादेशिकरण के जो विभिन्न उपागम हैं, इनके बारे में बात की थी पिछले वीडियो लेक्चर में। और उसमें हमने समग्र कृषि प्रदेश उपागम के अंतर्गत जो हमने वर्गीकरण किया था 3 उपागमों का, भौतिक उपागम, आर्थिक उपागम और सांस्कृतिक उपागम, उसमें हमने बात की थी भौतिक उपागम के संदर्भ में। आज हम चर्चा करेंगे आर्थिक उपागम के संबंध में या इकोनॉमिक अप्रोच जो है उसके बारे में। प्राकृतिक उपागमों के साथ ही आर्थिक उपागमों के आधार पर भी कृषि भूगोल वेत्ताओं ने कृषि प्रादेशिकरण किया है। विश्व स्तर पर आर्थिक दृष्टि से कृषि प्रादेशिकरण हेतु विभिन्न वेरिएबल्स अर्थात कृषि कार्य तथा फार्म उद्यम, क्षेत्रीय विशिष्टता, बाजार, श्रम, मशीनरी, यातायात तथा आर्थिक प्रशासनिक नीति आदि का इसमें सहयोग लिया जाता है। आर्थिक उपागमों के आधार पर निम्न जो विभिन्न जो क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत कृषि भूगोलवेत्ताओं ने कृषि प्रादेशिकरण किया है उन लोगों ने। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है कृषि प्रादेशिकरण के कार्य में, वो है आर्थिक उपागम के अंतर्गत डरवेंट विटेल्सी का या डी विटेल्सी। इन्होंने 1936 में विश्व के कृषि प्रदेशों का इनका परिसीमन कुछ महत्वपूर्ण 5 मापदंडों के आधार पर प्रस्तुत किया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने पहला जो मापदंड लिया था वो था फसल एवं पशुपालन का संयोजन, एक महत्वपूर्ण जो है मापदंड था। दूसरा जो मापदंड लिया था डरवेंट विटेल्सी ने वो था भूमि उपयोग क्षमता एवं उत्पादन विधि। इसको भी इन्होंने एक आधार बनाया था, एक मापदंड के रूप में लिया था कृषि प्रदेशों के प्रादेशिकरण के लिए। तीसरा जो इनके द्वारा जो मापदंड लिया गया था वो था कृषि उत्पादों का उपभोग, इसको भी इन्होंने आधार बनाया था। चौथा जो इनका मापदंड था वो था कृषि कार्य में सहयोगी उपकरणों, यंत्रों एवं आवासीय दशाएं। और पांचवा और अंतिम जो मापदंड था इनका, यह आधार था कृषि प्रादेशिकरण का या कृषि प्रदेशों के प्रादेशिकरण का, वो था कृषि में श्रम, पूंजी, संगठन आदि के विनियोगों की मात्रा। ये 5 महत्वपूर्ण मापदंड डरवेंट विटेल्सी द्वारा कृषि प्रदेशों के प्रादेशिकरण के लिए लिए गए थे। इन 5 मापदंडों के आधार पर ही जो डरवेंट विटेल्सी थे कृषि भूगोलवेत्ता, उन्होंने विश्व के जो है कृषि प्रदेशों को मुख्य रूप से 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। और इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से जो 13 इन्होंने जो कृषि प्रदेश विश्व के बताए थे, उसमें पहला इन्होंने लिया था चलवासी पशुचारण, नोमैडिक हर्डिंग इंग्लिश में जिसको कहेंगे हम। चलवासी पशुचारण वो था कि जिसमें पशुओं को लेकर जो उसके उनके मालिक हैं या चरवाहे हैं जो लेकर घूमते रहते हैं, वो कभी एक स्थान पर डेरा जमा देते हैं, फिर अगले स्थान पर चले जाते हैं जहाँ भी उनके जो पशु हैं उनके लिए चारे आदि की व्यवस्था होती है। तो ये क्षेत्र उन्होंने पहला बताया था विश्व के कृषि प्रदेश के अंतर्गत जब बात की थी। दूसरा कृषि प्रदेश के रूप में इन्होंने कहा था व्यापारिक पशुपालन, जहाँ पर व्यापारिक उद्देश्यों के लिए पशुपालन संबंधी कार्य किया जाता है, उसको इन्होंने
दूसरे प्रकार का कृषि प्रदेश बताया था विश्व के कृषि प्रदेशों के अंतर्गत। तीसरा इन्होंने कहा था स्थानांतरणशील कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात जहाँ पर आ रही थी। इसमें मुख्य रूप से जो रिमोट एरियाज़ हैं उन क्षेत्रों में जहाँ पर मुख्य रूप से आदिम जाति के जो जनजाति के लोग रहते हैं वो इस प्रकार की कृषि करते हैं। ऐसे क्षेत्र हैं विकट परिस्थितियों वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस तरह की कृषि मुख्य रूप से की जाती है और अब ये लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं इस प्रकार के क्षेत्र। और इस कृषि की जो विशेषता है वो ये है कि जहाँ पर भूमि उपजाऊ होती है वहाँ पर पेड़ पौधों को काट कर या जलाकर उनको वहाँ पर इस तरह के जो लोग हैं आदिम जनजाति के जो लोग हैं वो कृषि कार्य करते हैं। ले जब उसकी उर्वरता कम हो जाती है तो उस स्थान को छोड़कर वो दूसरे स्थान को आगे की ओर पलायन कर जाते हैं और उसको खाली छोड़ देते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है जैसे जैसे भूमि की उर्वरता कम होती जाती है, क्योंकि वो जो क्षेत्र हैं वो दुर्गम जो क्षेत्र हैं वो उपजाऊ तो ज़्यादा होते नहीं हैं। तो इस कारण वो कृषि कार्य करके वहाँ पर और जैसे जैसे उसको कम होता जाता है वो उसमें दूसरे स्थान के ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये इस प्रकार की जो कृषि है वो स्थानांतरणशील कृषि है। आदिम स्थायी कृषि चौथा प्रकार इन्होंने बताया था कृषि प्रदेश का। ये प्रिमिटिव एग्रीकल्चर जो पुराने रूप में जो की जाती थी जिसमें पुराने औजारों का उपयोग करके पुराने कृषि उपकरणों का उपयोग करके जिसको पुराने हल वगैरह जो होते थे उनको काम में लेकर जो प्राचीन रूप से जो कृषि प्रारंभ की गई थी तो आदिम कृषि के रूप में जो है उसके अंदर ये कार्य किया जाता है। इसी तरह से पांचवा कृषि प्रदेश इन्होंने बताया था चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि इंटेंसिव एग्रीकल्चर जहाँ पर चावल की प्रधानता है। ऐसे जो क्षेत्र थे वो दक्षिणी पूर्वी एशिया के मुख्य रूप से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं जहाँ पर चावल की गहन कृषि होती है। और यहाँ की विशेषता ये है कि इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो है वो जनसंख्या की अधिकता है और जनसंख्या अधिक होने के कारण इन क्षेत्रों में और ज़्यादातर तटीय इलाके हैं वहाँ पर चावल की अधिक कृषि की जाती है। चावल का उत्पादन अधिक होता है और जनसंख्या अधिक आने के कारण उनके भरण पोषण के लिए वो मुख्य रूप से उपयोग में आती है। छठा जो इन्होंने कृषि का प्रदेश के रूप में या कृषि पद्धति के रूप में अपना जो विटेल्सी ने बताया था वो था कृषि प्रदेश चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत गहन निर्वहन तो होती है, जनसंख्या वही स्थिति है जो पांचवें कृषि प्रदेश की थी कि जनसंख्या का दबाव होता है, जनसंख्या की आधिक्य है, स्थान कम है, लेकिन जहाँ पर चावल प्रधान फसल नहीं है उन क्षेत्रों में तो गहन निर्वहन कृषि उन क्षेत्रों में भी होती थी, उन प्रदेश में भी होती थी और इन प्रदेशों में भी होती है। लेकिन अंतर केवल मात्र इतना है कि यहाँ पर चावल प्रधान फसल के रूप में नहीं होती है, जबकि वो जो पूर्व वाला जो प्रदेश था कृषि प्रदेश वहाँ पर चावल प्रधान फसल के रूप में होती है। और दोनों में विशेष और अन्य जो विशेषताएं हैं वो सब वही हैं कि एक तो गहन निर्वाह जीवन निर्वाह कृषि के रूप में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की जाती है और उसका कारण मुख्य रूप से यही है कि स्थान कम है और जनसंख्या का आधिक्य है। तो इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से संपन्न की जाती है। सातवां जो कृषि प्रदेश है जो विटेल्सी ने बताया वो था व्यापारिक बागाती कृषि का कॉमर्शियल जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। इन क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है वो मुख्य रूप से व्यापारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए व्यापार के रूप में इसका उत्पादन इन क्षेत्रों में होता है बागाती कृषि का। और यहाँ पर बागाती कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं जहाँ पर जिस बेल्ट में मुख्य रूप से विश्व के विभिन्न भागों में वो प्रदेश है कृषि प्रदेश जहाँ पर बागाती फसलें मुख्य रूप से जिनमें हम ले सकते हैं चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला, कहवा, ये जो कृषि बागाती फसलें हैं इनका मुख्य रूप से उत्पादन
इस प्रदेश में यहाँ की क्योंकि कृषि संबंधी जो विशेषता हैं या भौगोलिक दशाएं जो हैं वो यहाँ पर इन इन क्षेत्रों में जिसको बागाती व्यापारिक बागाती कृषि के प्रदेश बताया विटेल्सी ने, वहाँ पर सब ये सुविधाएं जो हैं उस वहाँ पर भौगोलिक सुविधाएं बागाती कृषि के लिए उपलब्ध हैं और इसका अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर बागाती कृषि का की जाती है और उससे विभिन्न उत्पाद जो बागाती कृषि के हैं वो प्राप्त किए जाते हैं और वो व्यापारिक रूप में मुख्य होते हैं, तो इनका उत्पादन किया जाता है।